नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। घोसी उपचुनाव की जंग का ऐलान तो पहले ही हो चुका है। 5 सितंबर को ये जंग होनी है, सियासी जंग। लेकिन अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने सेनापतियों की घोषणा भी कर दी है। आज बीजेपी ने ऐलान किया कि सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को बीजेपी के टिकट पर घोसी उपचुनाव से चुनाव लड़वाया जाएगा। दारा सिंह चौहान 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। उसके बाद वो छोड़कर बीजेपी में चले गए, इसी वजह से ये सीट खाली हुई थी। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो समाजवादी पार्टी में भी बीजेपी को छोड़कर ही आए थे। पिछले 18 महीने में 2 बार अपनी पार्टी बदल चुके हैं दारा सिंह चौहान, और एक बार फिर वो घोसी उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता संस्थापकों में से एक सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। खास बात है कि जब से अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला दिया है, उसकी ये पहली परीक्षा है चुनाव की शक्ल में। और इस परीक्षा में अखिलेश यादव तथाकथित स्वर्ण जाति के उम्मीदवार के साथ उतरे हैं, ठाकुर समुदाय के उम्मीदवार के साथ उतरे हैं। तो ये एक दिलचस्प समीकरण बनता है। घोसी में बाहरी बनाम आंतरिक, बाहरी बनाम घोसी के अपने उम्मीदवार, ये भी एक स्थानीय उम्मीदवार का भी एक नारा चल रहा है। अब इन सब के बीच मायावती कहाँ खड़ी है? मायावती ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में घोसी में आते हैं। इसलिए मायावती चुनाव लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा उनकी पार्टी से, ये सब बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो घोसी चुनाव के इन उलझे हुए समीकरणों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री राम जायसवाल। श्री राम जी मऊ से ही हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा अनुपम श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ एडिटर कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के लिए श्री राम जी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने तो अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सबसे पहली बात कि इन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद वहां पर माहौल क्या है? और तीसरा अहम सवाल, क्या मायावती के बारे में कोई सूचना है कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगी या नहीं? क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बचा है अब नामांकन भरने के लिए। अब तक एक भी नामांकन नहीं हुए हैं मऊ में। अब तो कल छुट्टी हो जाएगी और 15-16 2 ही दिन बचे हुए हैं जब नामांकन होने। ऐसे में आज दारा चौहान ने अपना ऐलान कर दिया चुनाव का। कल उनका पार्टी बदलने के बाद प्रथम आगमन रहा मऊ जनपद में, और आज भाजपा ने जब टिकट की घोषणा की तो उन्होंने बाकायदे अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित एक पुराना शिव मंदिर है तोपागंज में, जहां उन्होंने मत्था टेक के और अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। रही बात सुधाकर सिंह की, तो आपको बता दूं कल समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर पे तो लिखा, मतलब आ गया कि सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन लिखित कोई पत्र अभी तक नहीं मिला है। सुधाकर सिंह अभी तक मऊ नहीं आए हैं और लखनऊ ही डटे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सपा की स्थिति क्या है। और ठीक है कि आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आ गया तो लोग मान रहे हैं टिकट हो गया। जितने टिकट मांगने वाले थे उनके साथ में उन्होंने भी बधाई दे दी, फोटो लगा के अपना पार्टी में एकजुटता का परिचय दिया, लेकिन अभी तक कोई पर्चा उनके हाथ में सुधाकर सिंह को नहीं मिला है। वो हम मऊ नहीं आ सके हैं, आ जाएंगे कल तक ऐसा लग रहा है। चुनावी घमासान में 2 दल ही इस समय चल रहे हैं, और 2 दल के दोनों नाम एकदम खुल के चल रहे हैं कि सुधाकर सिंह और दारा चौहान के बीच में चुनाव होना है। दारा चौहान को एक तरफ तमाम ताने उलाहने सहने पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि क्षेत्र में एक जगह तो बोर्ड भी लग गया है कि भाजपा तुझसे बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं। खुद भाजपा के सिंबल के साथ भाजपा कार्यकर्ता, अब वो पोस्टर बैनर किसने लगाया किसने नहीं लगाया, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों के स्थानीय स्तर के, मंडल स्तर के नाम है कि इन्होंने इतने पार्टी बदले। दारा ने भी जब 18 महीना पूर्व उन्होंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए भाजपा छोड़ी थी तो उनका बयान आया था कि दलित पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता है भाजपा, इसलिए मैं छोड़ दिया भाजपा, सपा में गया। कल प्रथम आगमन पे उन्होंने बयान दिया कि मेरे घोसी विधानसभा की जनता चाहती थी कि मैं सपा छोड़ के भाजपा में जाऊं, इसलिए मैं भाजपा में आ गया। ठीक है,
तो चुनावी घमासान अभी इन दो दलों के मध्य चल रहा है। लेकिन बसपा, उस दिन भी परसों नरसों भी आपके साथ बात हो रही थी, कुमार अभिषेक साहब भी थे, नीरज साहब भी थे, सभी लोग थे। तो परसों नरसों भी बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि बसपा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता वाला वह क्षेत्र है घोसी, वहां मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर अनुसूचित है। तो जी। ऐसे में बसपा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वसीम इकबाल चुन्नू जो पिछला चुनाव लड़े थे और फिलहाल चेयरमैन रह चुके हैं घोसी के, वह एक प्रबल दावेदार अच्छे प्रत्याशी माने जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चुनाव में अफवाह भी बहुत चलती है, कहां तक सच्चाई कहां तक नहीं सच्चाई की। सुधाकर और वसीम इकबाल में बड़ी अच्छी मित्रता है, तो शायद मित्र के सामने न लड़े वसीम इकबाल। लेकिन एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा है, कयूम अंसारी। यह घोसी के चेयरमैन रह चुके हैं और बसपा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। जमीन पे रह के जमीन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता का नाम है कयूम अंसारी। कहते हैं कि इन्होंने सभी धर्मों के लिए, हिंदू धर्म के लिए भी 100 वाहन इन्होंने उपलब्ध कराए हैं और मुसलमानों के लिए भी फ्रीजर वगैरह तक सारी व्यवस्था इन्होंने। जमीन से जुड़ के जमीन के लिए काम करते हैं, लोगों से जुड़े रहने वाले व्यक्ति का नाम है कयूम अंसारी। घोसी में बच्चा बच्चा इनको जानता है। तो अगर कयूम अंसारी टिकट लेके आते हैं तो दो चीज है, मुसलमान कयूम पे कितना भरोसा कर पाता है। जैसा कि अक्सर अल्पसंख्यक मतदाताओं के विषय में कहा जाता है कि इनको दो चीज दिखता है कि भाजपा को कौन हरा रहा है। तो अगर भाजपा को हरा रहा है, इसमें अगर दिमाग में चढ़ गया कि सुधाकर सिंह हरा रहे हैं, तब तो यह सुधाकर सिंह की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर कयूम पे विश्वास कर लिया इन्होंने, तो सुधाकर सिंह का सपा का काफी नुकसान होगा। तब लड़ाई त्रिकोणीय तो होगी ही, लेकिन एक तरह से कहें तो भाजपा को लाभ पहुंच सकता है। लेकिन वहीं जो अनुसूचित मतदाता हैं, जो बसपा के काडर वोटर हैं, तो अगर बसपा लड़ती है तो यह पूर्ण रूप से बसपा के साथ हो जाएंगे। अगर बसपा नहीं लड़ती तो यह 70%, मुझे लगता है, मेरा आकलन होता है कि यह भाजपा की तरफ जाते। उपचुनाव में अगर बसपा नहीं लड़ती तो दलित मतदाता भाजपा के साथ 70% चले जाते, हालांकि 100% मुसलमान मतदाता वो सपा के साथ चले जाते। अब कयूम का बाजार में उतरना काफी रोचक बनाएगा। यह स्थिति चल रही है, हालांकि दारा सत्ता वाली पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो लोगों को यह भी संदेश जाएगा कि भाई दारा तो जीत के मंत्री बनेंगे, सुधाकर सिंह या कयूम अंसारी तो बस विधायक ही रह जाएंगे। ऐसे में क्षेत्र की जनता अभी तो खैर चुनाव का शुरुआती दौर है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि बहुत निर्णय ले चुकी है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं में दारा को लेकर रोष, और अभी तक बसपा का सामने खुलकर पत्ता न खेलना अभी भी दबा हुआ है। हालांकि दारा खुल के चलना शुरू कर दिए हैं। जी, काफी दिलचस्प बात आपने बताई। अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ। मायावती कुछ नाम लिए बहुत ही दिलचस्प तरीके से श्री राम जी ने कि कयूम अंसारी हो सकते हैं, वसीम इकबाल तीसरे नंबर पर रह चुके हैं एक चुनाव में और 56-57 हज़ार वोट लेकर अच्छा खासा वोट भी पाया था। तो मायावती फिलहाल तय नहीं है कि लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो लड़ें या ना लड़ें, लेकिन मायावती को हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? नीरज जी, इस बात को तो मैं बार बार कहता हूँ, आपके चैनल पे कहा है, कई बार आपके शो पे कहा है कि मायावती लड़ेंगी तो और मायावती नहीं लड़ेंगी तो, दोनों ही केस में वो एक फैक्टर रहेंगी। मैं अक्सर इसका एग्जाम्पल देखता हूँ कि एक ही दिन में दो चुनाव होते हैं। आजमगढ़ में मायावती लड़ती हैं तो सपा हार जाती है, रामपुर में नहीं लड़ती हैं तो सपा हार जाती है, और दोनों ही सीट पे अपनी हार का दोष मायावती को देती है। तो जैसा कि अभी हमारे घोसी के हमारे पत्रकार बता रहे थे कि मायावती लड़ती हैं तो उनका वोट उनकी तरफ चला जाता है, दलित वोट तो जाता ही है, अल्पसंख्यक वोट भी अगर उन्होंने एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारा है तो उसको भी अपनी तरफ ले जा पाती हैं। और अगर नहीं लड़ती हैं तो फिर दलित वोट में एक भगदड़ मचती है, जिसकी एक बहुतायत आपको भाजपा की तरफ जाती नजर आती है। बल्कि 2022 का अगर आप चुनाव देखें हो, विधानसभा चुनाव, तो ऐसे लगता है कि भाजपा की इतने बड़े बहुमत के पीछे दलित वोटों का, वो दलित वोटों का जो कि मायावती को लड़ाई में ना देखकर निराश था, उसके डाइवर्ट होने का बहुत बड़ा एक कारण रहा ये। और जहां तक सुधाकर सिंह की बात है, सुधाकर सिंह वहां 2 बार विधायक रह चुके हैं
मैं इनका देख रहा था कि पहले वो 96 में नाथूपुर विधानसभा कहलाती थी, परसीमन के बाद इसका नाम बदल गया। 2012 में भी सुधाकर सिंह वहां से 2 बार जीते हैं सपा से। लेकिन अभी आप देखें तो 2-3 चीजें जो मोटी मोटी समझ में आती हैं कि पहली बात तो बसपा नॉर्मली उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन आप देखते हैं कि 19 में उपचुनाव लड़ती है घोसी से। दूसरी बात ये समझ में आती है कि सुधाकर सिंह जो कि दूसरे स्थान पे थे, जब बसपा चुनाव में आती है और जब मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो वही सुधाकर सिंह तीसरे स्थान पे चले जाते हैं। वोटों का आंकड़ा यह भी बताता है कि दोनों ही चुनावों में सुधाकर सिंह को 60,000 से 65,000 के बीच में वोट मिलते हैं। जबकि यहाँ अगर आप विधानसभा के एक जातिगत आंकड़ा देखें तो माना जाता है कि यहाँ 1.5 लाख पिछड़ा वोट है। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि घोसी में पिछड़े वोट पे सपा अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही। आप देखिए, मैं समझता हूँ 4 या 5 बार तो फागू चौहान जीते यहाँ से, दारा सिंह चौहान आप देख लें, राजभर देख लें आप। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का यहाँ पिछड़े वोट पर कंट्रोल आपको नजर नहीं आता है। 70,000 के आसपास यहाँ तथाकथित सवर्ण बताए जाते हैं, 1.5 लाख पिछड़े बताए जाते हैं, 60,000 इसमें दलित बताए जाते हैं और 70,000 मुसलमान बताए जाते हैं। तो एक जो आपको नजर आ रहा है इसमें जातिगत आंकड़ा, अगर इसमें बहुजन समाज पार्टी, और मुझे मेरा अपना मानना है, इनफैक्ट मैं कल इस पर ट्वीट भी कर रहा था कि मुझे लगता है कि हर बार जब बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव नहीं लड़ती है, उपचुनाव के नाम पे नहीं लड़ती है या फिर कोई भी कारण हो, तो उसका वोट धीरे धीरे उसकी जमीन दरक रही है। और मैं समझता हूँ कि मायावती कहीं ना कहीं इससे सबक ले चुकी हैं और माना जा रहा है कि घोसी में वो डेफिनेटली अपना कैंडिडेट उतारेंगी। 2 कारणों से उतारेंगी। एक तो जैसे कि हम लोग लगातार बात करते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का किसी हद तक मोहभंग हुआ है और मायावती इनको अपने पाले में लाने के लिए परेशान है, तो वो डेफिनेटली लड़ना चाहेंगी। और मैं मान के चलता हूँ कि जो घोसी का उपचुनाव है, मैं नॉर्मली कभी नहीं मानता कि कोई चुनाव सेमीफाइनल है तो क्वार्टर फाइनल है, लेकिन घोसी का उपचुनाव मैं डेफिनेटली मानता हूं कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, उसकी मैं समझता हूं अग्नि परीक्षा है। नीरज जी बिल्कुल। कुमार अभिषेक विनोद कुमार शुक्ल की एक बड़ा मशहूर उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, अचानक मुझे याद आ गया। उसमें एक लाइन है कि हाथी धीरे धीरे आगे निकलता जाता है और पीछे उसकी जगह खाली छूटती जाती है। तो मायावती के संदर्भ में कहें तो बसपा का हाथी आगे निकलता जा रहा है और वोटर जो हैं वो वहीं के वहीं रह जा रहे हैं, हाथी आगे निकल जा रहा है। तो मायावती अगर ये चुनाव लड़ेंगी तो वो सपा और बीजेपी में से किसका वोट काटेंगी, और अगर वो नहीं लड़ेंगी तो उनके हिस्से का ये अनुसूचित जाति का वोट बीजेपी या समाजवादी पार्टी में किसके हिस्से जाएगा। दोनों सूरत हमें बताइए कि मायावती के लड़ने में किसको फायदा, ना लड़ने में किसको घाटा। बिल्कुल नीरज, देखिए मायावती एक्स फैक्टर होने जा रही है इस चुनाव में। अगर लड़ती हैं तो भी और नहीं लड़ती हैं तो भी मेरा मानना है कि मायावती का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखिए श्रीराम जायसवाल जी बता रहे थे कि जो दारा सिंह चौहान है उनके खिलाफ एक नाराजगी है लोगों में कि जब चाहो बदलो और आ जाओ और फिर लड़ो और फिर हम जितवा दें। एक ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि सुधाकर सिंह नेचुरल है कि जब बसपा लड़ी, जैसा कि अनुपम जी कह रहे हैं, तो तीसरे नंबर पर चले गए। तो वो इलाका भी जो है वो बसपा का बड़ा मजबूत इलाका है। 2-3 दिन पहले हम लोग चर्चा कर भी रहे थे। लेकिन जब आपने ये सवाल किया कि आखिर नुकसान और फायदा किसको है, तो बड़ा साफ सा दिखाई देता है कि अगर वो बसपा चुनाव में उतरती है, मैं मायावती लौटी है कल रात को लखनऊ 1.5 महीने के बाद, और अपने कार्यकर्ताओं, अपने अधिकारियों से, पार्टी के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। क्या मायावती चुनाव लड़ेंगी? हालांकि इस पर भी एक सवाल आप जरूर ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि क्या सचमुच चुनाव लड़ने को लेकर सीरियस है, नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मायावती चुनाव लड़ती हैं और अगर उनका कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट होता है, तो देखिए निश्चित तौर पर ये डेंट तो सीधा सपा को करेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ठीक ठाक लेवल पर वो सपा को डेंट कर सकती है। वो इसलिए नहीं कर सकती कि सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट होगा, वो इलाका मायावती का है, वहां मुस्लिम और जो दलित हैं, इनके वोट अगर आप जोड़ दें तो 1-1.25 लाख से ऊपर चले जाएंगे। और मायावती का आज भी उस इलाके में बसपा की पकड़ है, बसपा का जो मूल काडर है वहां मौजूद है,
और उसके आसपास के अगर आप क्षेत्रों को देख ले, बेशक समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे, लेकिन उन्होंने 19 में वहां की सीटें उन्होंने जीती हुई है। तो एक उनका व्यापक असर है। मायावती नहीं लड़ेंगी तब क्या होगा, मुझे लगता है कि मायावती नहीं लड़ेंगी तो नेचुरल है कि इसका फायदा फिर समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने की तब लड़ाई हो जाएगी। और आमने सामने की लड़ाई में तब जो है वो फैक्टर बड़ा अहम हो जाएगा कि दारा सिंह चौहान को लेकर जो नाराजगी है वो कैसे सामने आ जाती है। जो नाराज होंगे वो सीधा उनके खिलाफ सपा को वोट करेंगे कि भाई बार बार आते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं, जिता देते हैं। दूसरा ठाकुर फैक्टर भी होगा, यानी कि जो ठाकुर फैक्टर है कि भाई बेशक इस वक्त ठाकुर वोट बीजेपी के साथ है, लेकिन जब उसका कैंडिडेट वहां खड़ा होगा तो क्या वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखेगा, बीजेपी का देखेगा, या फिर वो चाहेगा कि उसका अपना उम्मीदवार जीत करके आए। तो मुझे लगता है बसपा नहीं लड़ती है चुनाव तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, ठाकुर वोटों का होगा, मुस्लिम वोटों का होगा, ये दोनों फैक्टर होंगे। लेकिन अगर जब मायावती लड़ेंगी तब मेरा मानना है कि मैंने बसपा लड़ेगी तब मेरा मानना है कि तब जो है वो फिर बहुत तरीके के तोलमोल शुरू हो जाएंगे। बहुत तरीके से जो चुनावी गणित है उससे देखा जाएगा कि फिर मुस्लिम पूरक किधर दे रहा है, उसमें से कितना मुस्लिम सपा को दे रहा है, फिर है कि जीत हार में किसकी भूमिका क्या होगी। तो बड़ा सीधा सा आंसर मुझे समझ में आ रहा है कि अगर बसपा लड़ेगी तो एक चीज और हो सकता है कि अगर बसपा का काडर चढ़ गया, अगर मुसलमानों को लग गया कि बसपा मजबूत है, तब आप समझिए कि फिर लड़ाई में कौन नंबर 2 होगा या कौन नंबर 1 होगा, ये कहना फिर मुश्किल हो जाएगा। उस स्थिति में मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। और अगर बसपा लड़ गई और मजबूती से लड़ गई और मुस्लिम वोट उस पर चढ़ गया तो फिर नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई भी कठिन हो जाएगी। नीरज जी, सुजान जी, मैं आपके पास सवाल लेकर कई सारे प्लेटफॉर्म पर लाइव है, यूट्यूब पर भी हमारा कार्यक्रम देखा जा रहा है। हमने यूट्यूब पर अपने दर्शकों के लिए एक पोल पूछा है। हमने दर्शकों से पूछा है कि घोसी उपचुनाव में किस पार्टी की जीत होगी। 3 ऑप्शन है उनके सामने, सपा, बीजेपी और बसपा। तो हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पोल में हिस्सा लें, अपने सवाल भी पूछें। पोल का नतीजा जैसा कि परंपरा है, नीरज जी जब कार्यक्रम खत्म करेंगे तो बताएंगे। उससे पहले एक और बात, मैं सवाल पर आऊँ कि सुधाकर सिंह बसपा के लड़ने के दौरान भी 2019 में दूसरे नंबर पर थे और करीब 1800 वोटों के अंतर से वो उस उपचुनाव में हारे थे। तो अब मैं यहाँ से राम जी एक सवाल बनता है कि जैसा दारा सिंह चौहान को लेकर आपने भी कहा कि उनका ये जो पार्टी वो बार बार बदल रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा काडर में भी जो बीजेपी का अपना काडर वोटर है उसमें उसके अंदर भी रोष है। वहाँ का अपना घोसी का अपना एक जातिगत गणित भी है। लेकिन हम लोग बसपा के इक्वेशन पर बात कर रहे हैं कि मायावती वहां पर ये जीत और हार तय करेंगी। मैं ये समझना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए आपसे कि जब बसपा वहां मुस्लिम कैंडिडेट दे रही है तो उसको 50-55 हजार के करीब वोट मिल रहा है। उस साल को छोड़ के 2017 को जब बसपा ने अब्बास अंसारी को अपना कैंडिडेट बनाया था, मुख्तार के बेटे को, तब वो 80 हजार के करीब मतलब पोलिंग हुई थी बसपा के लिए। यानी क्या ऐसा है कि वहां पर बसपा का जो अपना काडर वोट जिसको हम कह रहे हैं अनुसूचित जाति और मुस्लिम गठजोड़, ये हम क्या कहीं ज्यादा नहीं आंक रहे हैं? क्योंकि 2022 का बसपा का जो अपना प्रदर्शन है वो तो उसको 12-13% के करीब वोट शेयर में प्रदेश में लेकर आया है। तो महज इसलिए कि बसपा दलित राजनीति करती है और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट दे देगी, इतना कर देने भर से मुस्लिम और दलित वोट बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा घोसी में पिछला कभी होते हुए नजर आया नहीं है। जी बिल्कुल अमित सर, आपकी बात में दम है। ऐसा होता आया नहीं है, लेकिन जैसे हम केवल दलित मतदाता को ही बसपा का मूल काडर मतदाता जोड़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक मतदाता हमेशा यह देखता है कि भाजपा को कौन हरा रहा है, तो इसलिए उनके टारगेट बदलते रहते। अभी जैसे हम मऊ जनपद में हुए नगर पालिका चुनाव को लें तो सपा के तरफ से मजबूत दावेदार थे अरशद जमाल, उनका टिकट 2 बार चेयरमैन भी रह चुके हैं, लोकसभा सपा से लड़ चुके हैं, उनका टिकट काटकर नए चेहरे आबिद अख्तर को दे दिया सपा ने। तो लोगों को लगा कि यहाँ के मुसलमान सपा के साथ है ही है, जीत जाएगा। आबिद को एक झटके में लोगों ने नकार दिया। आबिद महज 10 से 15 हजार वोट से सिमट गए
और बसपा जो अरशद जमाल सपा के नेता थे वो चले गए बसपा की तरफ, तो उनको मिला लगभग 70,000 वोट। तो यह वोट बताता है कि अल्पसंख्यक मतदाता सीधे सीधे यह देखता है कि भाजपा से लड़ाई किसकी है। तो महज कयूम अंसारी या वसीम इकबाल चुन्नू को टिकट दे देने भर से मुसलमान हाथी पे मतदान करेगा, इसकी पुष्टि नहीं है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन वह अंतिम क्षण तक यह माहौल अवश्य देखेगा कि लड़ाई किससे है। अब मैं आपको बता दूं, हर बार चर्चा होती, पिछली बार सुधाकर सिंह उपचुनाव में सिंबल नहीं पाए, उसके बावजूद महज 1700 वोट से चुनाव हारे। हाँ ठीक है, यह बड़ी बात है कि सिंबल ना मिला, उसके बावजूद 1700-1800 वोट से चुनाव। तो सामने देखिए ना कौन था। ठीक है, सामने जो विजय राजभर प्रत्याशी थे उनके पास केवल भाजपा की ताकत थी, वह भाजपा प्रत्याशी थे, नो डाउट भाजपा की सरकार थी, उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है। तो विजय राजभर के साथ केवल सरकार और उनकी पार्टी रही। लेकिन दारा चौहान कैबिनेट मंत्री थे, अभी पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं 5 साल। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में दारा के अपने धन बल, जन बल, अपने तंत्र भी लगेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस तंत्र की एक झलक दारा सिंह चौहान ने कल दिखाने की कोशिश जरूर की है जब वो काफिले के साथ वहां पर मौजूद थे। तो बिल्कुल वह काफिले के साथ मौजूद थे। वहीं सुधाकर की तरफ तो चर्चा हो रही, भैया सिंगल गाड़ी से आइएगा, नहीं तो इतना मुकदमा होगा कि फिर कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग की बात है। तो जैसे अब दारा सिंह चौहान टीम के साथ हैं, तो दारा के अपने लोग होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं पूर्व के डिबेट में भी, कि ओम प्रकाश राजभर को अपना प्रदर्शन दिखाने का एक मंच होगा। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर चाहे जितनी लोकसभा मांगे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन उनकी पहली जो नाम है वो घोसी लोकसभा को लेकर है कि हमें घोसी चाहिए। फिर दूसरे में सलेमपुर मांगे, लालगंज मांगे, गाजीपुर मांगे, कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। कि घोसी पार्टी भी मान के चलिए आपको एक देंगे, तो घोसी किस आधार पर देंगे? जब इस उपचुनाव में राजभरों को एक मंच पे करेंगे, एक साथ भाजपा में मतदान करवाएंगे, तभी ना हो पाएगा। तो इसके लिए तो ओम प्रकाश लगे होंगे, दारा की चौहान वाली टीम अपनी लगी होगी, दारा का और जो बल की चर्चा हम लोग कर रहे थे वो लोग लगे होंगे। तो ऐसे में केवल बसपा से कयूम या किसी का आ जाना मुसलमानों को उस मंच पे ला पाने के लिए काफी नहीं है। हाँ, वहां जो अतुल राय सांसद फिलहाल वो तो जेल में है, तो उनकी टीम है। और चाहे राय साहब लोगों का अच्छा गढ़ है घोसी, हम हमेशा जैसे उनको कम करके आंकते हैं, लेकिन नहीं, उनकी संख्या ठीक है। तो अगर वह टीम एक साथ हो जाए तब जैसे बसपा को हम त्रिकोणीय लड़ाई में ला सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगी? ए.के. शर्मा का जनपद है मऊ, ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में काफी मजबूत मंत्री हैं, उनका जनपद है। खुद मनोज राय हैं, चेयरमैन हैं मऊ से, और उनके विधानसभा, सक्रिय विधानसभा है, भाजपा से चेयरमैन, नगर पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका है। सीता राय जी हैं, कल्पना राय जी की बहू है, भाजपा में। सपा के पास भी तो राजीव राय हैं। राजीव राय आ कहाँ रहे हैं? लोकसभा चुनाव से ही वह तो गायब हैं, वह तो दिख नहीं रहे हैं लोकसभा चुनाव में। ये भी आपने एक बड़ी खबर दी। कहाँ दिख रहे हैं? वो तो दिखते नहीं है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी कभार आके कर देते हैं और क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। और डिबेट वगैरह में रहते हैं तो उसकी पोस्ट वगैरह फेसबुक पे चाहे अन्य जगहों पे लगा देते हैं, सोशल मीडिया पे ही दिखते हैं राजीव राय जी, और जमीन पे दिख नहीं रहे हैं। भाई उनकी सीट थी, उन्होंने घोसी के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो टिकट सीट चली गई बसपा के खाते में और अतुल राय सांसद हुए। हालांकि अतुल चुनाव के पहले से ही जेल में है। तो यह समीकरण जैसे त्रिकोणीय लड़ाई में बैठने के लिए बसपा को बहुत कुछ करना होगा। जरूरी नहीं है कि मुसलमान सारे। इससे श्रीराम जी इससे जुड़ा एक सवाल है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, वीरू दास हमारे का कहना है कि असद जमाल भी हो सकते हैं बसपा के प्रत्याशी, क्योंकि निकाय चुनाव में उनके अच्छे वोटों से जीत हुई थी। तो जरा संक्षिप्त में इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि असद जमाल की क्या संभावनाएं हैं, तो फिर हम अनुपम जी के पास जाएंगे सवाल लेकर। जी, अरशद जमाल नो डाउट एक बड़े नेता हैं और जैसे बहुत ही चतुर नेता उनको माना जाता है, और 500 करोड़ का बजट है मऊ नगर पालिका का। तो ऑलरेडी वह चेयरमैन है और अरशद जमाल सपा से लोकसभा लड़ चुके हैं। जहां तक मुझे लगता है, एक बार मैंने चर्चा में यूं छोड़ा कि भाई चेयरमैन साहब आप क्यों चुनाव लड़ेंगे, आप तो वैसे भी 500 करोड़ के बजट का चेयरमैन है ही है मऊ में, और यहाँ तो 5 करोड़ का ही बजट होगा।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, लोकसभा बड़ी चीज होती है, अगर लोकसभा में आदमी पहुंचे तो बड़ा मंच होता है या नहीं। तो मुझे लगता है कि उनकी निगाह लोकसभा की तरफ होगी। अगर उनको बड़ा लगाया इशारा आपने जाएगा तो किया पूरे जी। मनोयोग के साथ विधानसभा में लगेंगे पार्टी प्रत्याशी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह प्रत्याशी हो सकते हैं। वह नहीं जाएंगे इस चुनाव को लड़ने के लिए घोषित, अपना विधानसभा छोड़ जी के। हाँ, लोकसभा के लिए जी वह रहेंगे। जी। अनुपम जी, मैं आपके पास आता हूँ। से वैसे तो कमेंट कर रहे हैं, मैं आगे कोशिश करूंगा कि कई सारे कमेंट्स मैं पढूं यहाँ पर, लेकिन एक जो जिक्र श्री राम जी ने छेड़ा ओम प्रकाश राजभर का कि तन मन धन से तो सब लोग लगे हुए हैं, भाजपा के भी तमाम नेताओं को गिनाया, ओम प्रकाश राजभर भी तन मन धन से लगे होंगे। हालांकि चर्चा ये भी छिड़ी कि प्रयास अरविंद राजभर के लिए भी हो रहे थे। अब पता नहीं इस चर्चाओं में कितना दम है, अगर दम है तो शायद ओम प्रकाश राजभर का ये प्रयास फिलहाल सफल नहीं हुआ होगा, लेकिन अब उनकी चुनावी संभावनाएं लोग एनडीए के साथ लंबी हैं। क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की जो सारी चुनावी संभावनाएं 2024 के लिए बनेंगी वो इस बात पर तय करेंगी कि वो घोसी में राजभर वोट कितना ट्रांसफर करा पाते हैं? नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली आप देखें, एक घोषी उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में आए जो दो न्यू कमर्स हैं, उन दोनों को आजमा रही है। दारा सिंह चौहान को आजमा रही के साथ ठीक है, आप लड़िए चुनाव और हम आपको मंत्री बनाते हैं और हार जाइएगा तो फिर हमारा इसमें क्या दोष है। और ओम प्रकाश राजभर से कह रही है कि साहब, अगर आपको लोकसभा का दावा है तो आप विधानसभा में अपने आप को साबित करके दिखाओ। जैसा साहब कहते हैं कि दावा बिना दलील के नहीं होता। तो आप विधानसभा में आप अपनी उपचुनाव में अपनी दलील दें और आप उसके बाद लोकसभा पे दावा करें। और मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर डेफिनेटली इसको हर तरह से अपना पूरा सब कुछ झोंक के कोई, आप देखिए ओम प्रकाश राजभर को फिर एक डेटा देखा जाए आप कि ओम प्रकाश राजभर कैसे किया और कैसे नहीं किया। कभी कभी लोग कह देते हैं नहीं साहब, ओम प्रकाश राजभर ओवर रेटेड है, उनको जरूरत से ज्यादा बढ़ा के बताया जाता है। लेकिन देखिए, मेरे पास यहाँ पे है घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर और जौनपुर। ये 5 सीटें जो 2014 में भाजपा के पास आई थी, वो ओम प्रकाश राजभर जब विपक्षी पाले में खड़े नजर आते हैं 2019, तो 5 सीट आपके यहां से निकल जाती है। और पूर्वांचल में आप देख लीजिए, आपको 2022 में आप देख लें, आजमगढ़, गाजीपुर, अंबेडकर, भाजपा का खाता नहीं खुला आपने देखा। मऊ, बलिया, जौनपुर, इन सब में सीटें घट गई भाजपा की। सपा ने पूर्वांचल में अपनी सीटें दोगुनी कर ली 2022। तो अब इसको अगर आप हर बार के, अगर आप 17 को, 19 को, 22 को, सबको संयोग तो नहीं कहा जा सकता ना अभी भाई। तो इसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्रकाश राजभर ने अपने आप को दोनों पालों में साबित किया। उन्होंने अपने आप को एनडीए के साथ भी साबित किया है, उन्होंने अपने आप को गठबंधन के साथ भी साबित किया, उन्होंने अपने आप को सपा के साथ भी साबित किया है। उन्होंने 3-3 बार अपने आप को साबित किया। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को एकदम सिरे से खारिज कर देना या फिर ये कहना ओवर रेटेड है, कम से कम मेरी समझ में उचित नहीं होगा। और ओम प्रकाश राजभर, अगर आप लोकसभा चुनाव के लिए साथ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको लोकसभा सीट चाहिए। लोकसभा सीट चाहिए तो आपके लिए घोसी से ज्यादा मुफीद कोई सीट हो नहीं सकती। घोसी भी आप दावा कर रहे हैं तो आप अपने आप को विधानसभा में, मैं तो इसको बहुत एक इंटरेस्टिंग एक ट्रायल देखता हूं। यहाँ पे एक सिंगल उपचुनाव से, देखिए अभी जो है मुझे लगता है कि एक सिंगल उपचुनाव से कितनी चीजें साबित होंगी। जैसे आप दारा सिंह चौहान, आप बाहर से आए हैं, आप अपनी वक्त साबित कीजिए। ओम प्रकाश राजभर, आप वहां पे लोकसभा लड़ना चाहते हैं, आप अपनी वक्त साबित करिए। अखिलेश यादव का पूरा पीडीए की एक अग्नि परीक्षा यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको अल्पसंख्यक भी नजर आ रहे हैं, दलित भी नजर आ रहे हैं और पिछड़े भी नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े। तो पीडीए की अग्नि परीक्षा है। और फाइनली मायावती को भी ये दिखाना होगा कि साहब वो प्रेजेंट रह के या एब्सेंट रह के कितना असर डाल सकती हैं। देखिए एक बात अभी वास्तव में ये बात सच भी है और किसी हद तक की मुस्लिम वोट बेसिकली उधर ही जाता है जिसको वो लगता है कि चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, जिसे वो लगता है कि साहब वो भाजपा के खिलाफ लड़ाई में है। लेकिन यही चीज हम जब आजमगढ़ में उपचुनाव में देखते हैं अमीश, तो आप ये देखें कि डेफिनेटली धर्मेंद्र यादव बड़ा चेहरा था। डेफिनेटली माना जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव ही लड़ाई में। उसके बाद भी आपने देखा कि गुड्डू जमाली कितनी बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट काटते हैं, कितनी बड़ी संख्या में गुड्डू जमाली मुस्लिम वोट काटते हैं कि धर्मेंद्र यादव 7,000-8,000 वोटों से पीछे रह जाते हैं। तो 1.5 लाख वोट लेकर आए थे, 1.5 लाख वोट लेकर आए थे। आप देखें तो जहां ये बात एकदम सही है कि अल्पसंख्यक वोट बाई एंड लार्ज उस पार्टी या उस कैंडिडेट की तरफ जाता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई में नजर आ रहा होता है।
वहीं ये बात भी सही है कि जो वो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है उसका अपना अपना क्रेडेंशियल कैसा, उसकी अपनी पकड़ कैसी है। अगर उसकी अपनी पकड़, अब देखिए एक चीज और मैं इसमें आखिरी जोड़ना चाहूंगा, मैं आपकी नीरज जी और कुमार साहब की भी राय जानना चाहूंगा। उपचुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें पता नहीं क्यों स्टेक्स थोड़ा कम हो जाते हैं। अब आप आजमगढ़ में देखें, उपचुनाव था, उपचुनाव के चलते वो तमाम मुस्लिम मतदाता जो शायद सरकार बन रही हो या सरकार बिगड़ रही हो तो शायद वो धर्मेंद्र यादव के साथ चले जाते, पर उपचुनाव में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या आपको गुड्डू जमाली के साथ इसलिए जाती नजर आती है क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उपचुनाव है, इसका सरकार के बनने और बिगड़ने से कुछ लेना देना नहीं है। अमीश भाई जी जी, महत्वपूर्ण बात है। उपचुनाव में सरकार बनने बिगड़ने का स्टेक तो नहीं है, लेकिन एक जरूर बात है कुमार, कहना चाहूँगा कि जैसे खतौली उपचुनाव था तो उसको मॉडल की तरह पेश किया जाता है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी तिकड़ी ने वो साबित करके दिखाया कि बाहरी कैंडिडेट भी लेकर आए, उस जाट लैंड पर जीत गए जहां पर दंगों के दाग सबसे ज़्यादा गहरे थे। जो विधायक वहां से थे वो खुद दंगों में आरोपी रहे, फिर सजा पाए बीजेपी के तो वो सीट खाली हुई थी। तमाम ऑड्स को इन लोगों ने इवन में क्रिएट किया सपा ने, जिसके बारे में हम चर्चा करें, और खतौली उपचुनाव का परिणाम एक मॉडल बनकर आया। ठीक अब उसी तरीके से घोसी का उपचुनाव है जिसके अंदर पूरी संभावना अखिलेश यादव के पक्ष से अगर देखें तो ये है कि पीडीए सक्सेसफुल होगा कि नहीं, इसका मॉडल बन के आएगा। एनडीए की तरफ से देखें तो इसकी पूरी संभावना है कि एनडीए ने जो तोड़फोड़ मचाई है अखिलेश यादव के खेमे में, ओम प्रकाश राजभर को लेकर आए हैं, दारा सिंह चौहान को लेकर आए हैं, तो ये तोड़फोड़ क्या उनको 2024 में कुछ मदद देगी कि नहीं, इसका भी लिटमस टेस्ट होगा। तो इसलिए इस उपचुनाव पर हम बात भी कर रहे हैं और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि इससे उत्तर प्रदेश की जो चुनावी दशा दिशा है ये जरूर एक आकलन मिलेगा। मेरा आपसे सवाल ये है ओम प्रकाश राजभर पर ही जो मैंने अनुपम जी से पूछा, उसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि क्या ओम प्रकाश राजभर पूरे मन से लगे हैं या खट्टा मन है उनका? जो चर्चाएं चली थी कि अरविंद राजभर के लिए वो टिकट मांग रहे थे, इन चर्चाओं में क्या दम था और नहीं मिला तो क्या उनका मन टूटा होगा या वो पूरे उसी तरीके से जोश खरोश के साथ लगे होंगे और वो ये साबित करके ही मानेंगे कि एनडीए के साथ जाएं या सपा के साथ जाएं, राजभर वोट तो जहां चाहेंगे वहीं गिरेगा? नहीं नहीं, वो तो पूरे मन से लगे होंगे और अनुपम जी ने इशारा भी किया कि अगर वो पूरे मन से लगेंगे तभी वो घोसी की दावेदारी करेंगे 2024 में, और वो भी अपने बेटे के लिए। मुझे लग रहा है कि ये पहले से तमाम चीजें डिस्कस थी, पहले से तमाम चीजें फाइनल थी कि वहां से। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि उनको लाने में भी बड़ा रोल रहा है ओम प्रकाश राजभर का। ये अलग बात है कि वो पहले से आना चाह रहे थे, लेकिन आप टाइमिंग दोनों की देख लीजिए और आपको अंदाजा लग जाएगा। दारा सिंह चौहान को लाने में कहने का मतलब है कि जिस वक्त वो आए, वो तो बीजेपी में आना चाह रहे थे काफी वक्त से दारा सिंह चौहान, लेकिन सबों की आपस में बातचीत हुई थी, दारा सिंह चौहान की, इनकी, सबों क्या। हम लोग चर्चा जरूर इस बात की कर रहे थे कि कहीं बीजेपी ये दांव ना खेले कि ऐसा ना हो कि दारा सिंह चौहान के तुरंत इस्तीफा देने के बाद तुरंत उन्हें चुनाव लड़ाने से इलाके में जो माहौल है वो उनके खिलाफ हो जाए और तब शायद ओम प्रकाश राजभर के बेटे पर को आजमाया जाए। लेकिन उनके अपने सर्वे के हिसाब से दारा सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इनका कोई मन खट्टा है। इनको जरूर घोसी 2024 के लिए इनको प्रॉमिस किया गया है कि उनके बेटे को दिया जाएगा। ये भी चीजें हैं इसमें कि दोनों को मंत्री बनाना है, यानी कि अब अगर योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आप देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर और ये दोनों एक साथ कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। ये बड़ी क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया था कि उपचुनाव को लेकर के, और उपचुनाव में आपने खतौली का जिक्र किया, हम लोगों ने आजमगढ़ का जिक्र किया। देखिए, मुस्लिम वोटों का ये पैटर्न तो समझ में आता है कि जहां बीजेपी को हराना है वहां मुसलमान फिर कुछ नहीं देखता, जो जिता रहा होता है उसको देता है। और यहाँ पे भी अगर समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है सुधाकर सिंह तो उनको देगी। लेकिन आप इसमें उन चीजों को देखिए कि हाल के तौर पर कैसे बदला है ये पूरा का पूरा समीकरण। मैं कह रहा हूं कि आप खतौली के अलावा जरा रामपुर की वो सीट देख लीजिए जिस पर कि अब्दुल्ला आजम की वजह से जो खाली हुई, और अपना दल ने अपना कैंडिडेट वहां से जिता लिया एनडीए के टिकट पर।
एनडीए में रहते हुए अपना दल ने वहां से अपना मुस्लिम कैंडिडेट जितवाया है, और ये कितने दिन हुए, 6 महीने भी हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वोटिंग का पैटर्न बिल्कुल सब में एक जैसा रहता है कि भाई मुसलमान हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेगा। देखिए, जो लोकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, लोकल जो समीकरण हो जाते हैं, उस वक्त के वो बड़े अहम हो जाते हैं। ये जरूर है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सुधाकर सिंह के प्रति भी लोगों की सहानुभूति होगी, थोड़ी नाराजगी दारा सिंह चौहान से भी होगी, लेकिन अगर कोई मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है, और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भाई अगर अखिलेश के बाद अगर कोई मजबूत उम्मीदवार था तो धर्मेंद्र थे, और धर्मेंद्र को भी अगर 1.5 लाख मुसलमानों ने बसपा को वोट कर दिया, तो आखिर वो कौन थे, क्यों किया भाई, वो जिताना चाहिए था ना। तो हम सोचते जरूर हैं, हम मानते जरूर हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, मुस्लिम ही नहीं, मैं दूसरों में भी कहूंगा, बिरादरी की एक बड़ी वजह होती है, बिरादरी की एक बड़ी पकड़ होती है, और बिरादरी पर भी एक अच्छा खासा वोटिंग होता है। इतना होने के बाद भी अगर आप चूंकि 2022 में बिल्कुल अखिलेश यादव मुहाने पे खड़े थे, या इस तरीके का एक माहौल बन गया था कि अखिलेश अब सत्ता में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ये 86-87% जो एक पूरा एन ब्लॉक वोटिंग थी वो हुई है। लेकिन वो सिचुएशन इस वक्त नहीं है। इस वक्त कोई सीधा चाहेगा भी नहीं कि वो एक तरीके से एन ब्लॉक दिखाई दे जाए कि भाई हम लोगों ने फिर से आपके खिलाफ पूरी अपनी मतलब घोड़े खोल दिए कि हम आपको हरा के ही दम लेंगे। ये चीज भी दिखाने से कोई भी कम्युनिटी बचेगी भी। ऐसी स्थिति में अगर बसपा वहां पे चुनाव लड़ाने के लिए अपने उम्मीदवार को लेकर के आती है, और अगर वो मुस्लिम होता है, तो आप समझिए कि फिर वहां वोट बटेंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि जो भाजपा को हराने के लिए होगा उससे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद उनकी मिलेगी। आपने ओम प्रकाश राजभर का जिक्र कर दिया, तो देखिए ओम प्रकाश राजभर का मैंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर तन मन धन से लगेंगे। आप याद करिए कि जब अखिलेश यादव के साथ थे और जब छोड़ा, तो उन्होंने यही कहा कि आजमगढ़ के चुनाव में हमने बहुत मेहनत की, और जब अखिलेश यादव को मेहनत करना था तो वो आए नहीं चुनाव में, हम घूमते रहे राजभर गांव, और अखिलेश जी वहां नहीं आए जहां से वो वापिस आए थे। तो आप उनको जो कह लीजिए, लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर का अपने मतदाताओं पर, अपने लोगों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी बिरादरी पर बहुत जबरदस्त पकड़ है, और जितना वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में आज वो हैं, मैं उत्तर प्रदेश में वोट ट्रांसफर कैपेसिटी एक इंडिविजुअल नेता की या एक छोटी पार्टी की मुझे किसी और में इतना दिखाई नहीं देता। मैं इन्हें रामविलास पासवान जैसा मानता हूं, जो अपने वोट को जैसे चाहे वैसे ट्रांसफर कराते हैं, और मन खट्टा होने की बात बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी तैयारी 24 है, 24 में वो अपने कुछ सांसद 1-2 बनाना चाहेंगे, और उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ ये चीजें सफल होंगी। दूसरी बात, उनको अपनी लॉयल्टी सिद्ध करनी है इस वक्त, इसलिए मन खट्टा हो और अपने बेटे को टिकट नहीं मिला, मुझे लगता है कि ये सेकेंडरी है। वो अपने बेटे के लिए उन्होंने 24 का प्लान सोच रखा है, और आने वाले वक्त में आपको ये दिखाई भी देगा। हमीश बिल्कुल, आपने हमें ये समीकरण समझाए। अनुपम जी ने अपने पिछले जवाब में एक बात कही थी कि उपचुनाव में जो स्टेक हैं वो कम हो जाते हैं, शायद उन्होंने आजमगढ़ चुनाव का उदाहरण भी दिया था। मैं 100% सहमत हूं अगर हम पिछले तमाम उपचुनावों पर नजर डालें अनुपम जी, लेकिन मैं एक छोटी सी टिप्पणी इस पर यह करना चाहता हूं कि घोसी का उपचुनाव शायद इस मामले में थोड़ा अलग होगा, क्योंकि एक तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं लोकसभा चुनाव की वजह से। इस समय तमाम पार्टियों की चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की रणनीतियां अब जमीन पर हैं, उनकी पूरी कवायद जो है वो चरम पर है। अभी 24 घंटे पहले खबर आई थी कि ये तय हुआ है कि एनडीए की तमाम पार्टियां एक मंच पर दिखेंगी अब आने वाले कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम में। एनडीए जिसका कोई जिक्र पिछले 9 साल में नहीं हो रहा था, वो अब एक साथ आने की बात कर रहा है। इंडिया जब से बना है उसका देश भर में बज़ है। ये शायद हमें घोसी के प्रचार में शायद इंडिया की कोई तस्वीर, INDIA विपक्षी गठबंधन की कोई तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। तो भले ही सरकार बदलने का चुनाव ये ना हो, लेकिन ये छवि बनाने या बिगाड़ने का चुनाव जरूर है। इस मामले में ये थोड़ा महत्वपूर्ण उपचुनाव हो जाता है। हमारे एक दर्शक हैं अमर गौतम, उन्होंने कहा, उनकी एक टिप्पणी है कि समाजवादी पार्टी अभी से हारती नजर आ रही है, ओबीसी मुस्लिम समुदाय ने दूरी बना ली है, थोड़े बहुत सपा में बचे स्वर्ण,
तथाकथित स्वर्ण पहले से ही नाराज चल रहे हैं। सपा का घोसी उपचुनाव गया। इसी सवाल से मैं क्यों लेकर श्री राम जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जून में शायद पीडीए की बात की थी अखिलेश यादव ने, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, क्या ये चुनाव वाकई उसकी परीक्षा है? पिछले चुनावों का वोटिंग पैटर्न देखते हुए क्या ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो अब बीजेपी के विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी की जीत की एक खास वजह थे वो भी अब बीजेपी में शामिल हैं। तो अखिलेश यादव का ये पीडीए फॉर्मूला क्या इस चुनाव में दिखेगा, खास तौर पर तब भी जबकि उनके उम्मीदवार जो हैं वो ठाकुर समुदाय से आते हैं? जी, जहां तक जमीनी हकीकत ही है कि अखिलेश यादव जी जिनको पिछड़ा मान के अपनी राजनीति शुरू करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि उनमें बहुतावत संख्या यादवों और दलित हमारे यहाँ सबसे अधिक हरिजन ही है, अनुसूचित जाति वाले। तो इनके गांव में बहुत विवाद होते हैं। जमीनी हकीकत तो ये है कि ये कभी साथ चल नहीं पाते हैं। बहुत दलित बड़े मतलब सताए जाते हैं। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो स्थिति है बता रहा हूं। बसपा सपा का जब गठबंधन हुआ तब भी लग रहा था कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा गठबंधन हो और वह भी जैसे भाजपा पूरी तरह से साफ नहीं हुई, साफ मतलब मामूली असर पड़ा था और भाजपा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। तो इसका यही आप मंतव्य निकालिए कि दलों के गठबंधन हो रहे हैं, दिलों के गठबंधन नहीं होते हैं। तो अखिलेश यादव जी जो सोच रहे हैं कि हम इनका पिछड़ा और मुसलमान अनुसूचित इनको लेके तो एक अल्पसंख्यक पिछड़ा और अल्पसंख्यक को लेके तो अपनी टीम चला सकते हैं, लेकिन उसमें दलित को जोड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। यह अलग अलग प्रत्याशी जैसे सामाजिक समीकरण के तहत बहन मायावती जो अपना काम करती रही, उनका प्रयोग सफल हुआ था एक बार। उस तर्ज पे अखिलेश यादव चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपने जो इनको पिछड़ा समझते हैं उनसे थोड़ा सा मुंह भंग करना होगा। रही बात, अनुपम सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अगर मुसलमान केवल भाजपा को हराना ही चाहता है तो आजमगढ़ के विषय में मैं आपने जो सवाल किया उसके लीक से हट के एक लाइन बताना चाहूंगा कि आजमगढ़ में वाकई जैसे कुमार अभिषेक सर ने भी कहा, अनुपम सर ने भी कहा भाई, और यह सभी लोग जानते हैं कि यह सत्ता बनाने या बिगाड़ने का चुनाव तो है नहीं। उपचुनाव जो भी होता है यह केवल एक प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है और सरकार इससे बनती बिगड़ती नहीं है। तो जिस तरह से उनको मुबारकपुर के पूर्व विधायक जो गुड्डू जमाली बसपा छोड़ के सपा में आए थे 22 के आम चुनाव में, और जिस तरह से उनको धोखा मिला था, सपा ने प्रत्याशी नहीं बनाया, तो मुसलमानों को बड़ी गहरी चोट लगी। उनके वर्गों को काफी गहरा चोट लगा था कि भाई आपने तो तमाशा बना दिया। गुड्डू जमाली जैसा मजबूत बसपा नेता जो 2 बार विधायक रहा और कद्दावर बसपा में बड़ी अच्छी पैठ थी उनकी, और वो पार्टी छोड़ के सपा में आए। सपा से आपने आम चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया, तो मुसलमान उस घटना से बहुत नाराज थे। तो इसीलिए जब उपचुनाव लोकसभा में आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को टिकट मिला तो गुड्डू अपने वर्ग में घूम घूम के केवल यही साबित करने में रह गए कि मेरी प्रतिष्ठा की लड़ाई है, सपा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। इसलिए मुसलमानों का एक साथ गुड्डू को वोट देना यह साबित किया, प्रमाणित किया नहीं भाई हमारे अनबन शान के साथ या हमारी प्रतिष्ठा के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वह आम चुनाव में वह भाजपा के खिलाफ जा सकता है, लेकिन आप दोनों लोगों की बातें गंभीरता से सुनने और आजमगढ़ का यह तर्क सुनने के बाद यह साबित हो रहा है। और मैं भी मानने को तैयार हूं कि हाँ, निश्चित रूप से मुसलमान प्रत्याशी अगर मजबूत होगा तो उसके साथ जा सकता है। यह दिखाने के लिए भी मुसलमान, जैसा आप भी हमेशा कहते हैं अमित सर की यह चुनाव जो है सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं लेकिन प्रतिष्ठा का है, अपनी हनक दिखाने का है। मुसलमान एक संदेश तो दे ही सकता है अगर वहां से कई अंसारी या जिनको कहते हैं वसीम इकबाल चुन्नू प्रत्याशी होते हैं तो, और बातें हैं। ठीक है जी, अनुपम जी आप मौजूद हैं, मैं आपसे सवाल ले सकता हूं? हाँ
हमने मायावती पर बात की, अखिलेश यादव पर बात की। अगर हम दारा सिंह चौहान की बात करें, जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, पिछले 18 महीने में 2 बार पार्टी बदल चुके हैं। इससे पहले भी लगातार पार्टियां बदलते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी पार्टी बदलने की वजह से ही ये सीट खाली हुई। तो क्या अनुपम जी तमाम जातीय समीकरण ही काम करेंगे, या वोटर की नज़र में इस बात की कोई अहमियत नहीं है, या कैंडिडेट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा दल बदलू है, वो मौका देखकर अपनी सीट बदल लेता है, अपनी पार्टी बदल लेता है, माफ कीजिए। क्या इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दारा सिंह चौहान के की संभावनाओं पर? नहीं नीरज जी, ये सोचना गलत है कि फर्क नहीं पड़ता। आपका कितना भी कमिटेड वोटर हो, कितना भी डेडिकेटेड वोटर हो, फर्क खूब पड़ता है। और दारा सिंह चौहान का तो अभी मैं देख रहा, सुधाकर सिंह का मैं बयान देख रहा था, वो बता रहे थे कि दारा सिंह चौहान 7 बार दल बदली कर चुके हैं। अब ये मतलब, ये तो एक नीतीश कुमार से जैसे होड़ लगाए हुए। बसपा में भी, कांग्रेस में भी, बसपा में, कांग्रेस में, सपा में, बीजेपी में, सब में रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता का देखें, तो आदमी कहाँ से उसका हर चुनाव के साथ 2015 से 2023 के बीच में देखें आप, उनका उनकी सीटें, उनका वोट परसेंटेज, उनका ग्राफ, उनकी छवि, सब कुछ गिरती चलेगी। वो अलग बात है कि आप 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री रह जाएं, आप बाजीगरी करके, कभी इसका हाथ पकड़ के, कभी इसका हाथ पकड़ के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर नीतीश जैसे बड़े नेता पे पड़ सकता है, तो दारा सिंह पे क्यों नहीं पड़ेगा, ये सोचना एकदम गलत होगा। लेकिन कुछ चीजें, कुछ चुनावी हकीकतें हैं। अब देखिए, बड़ा दिक्कत ये होती है नीरज जी, मैं आपसे एक टीवी पे एक निजी बात शेयर कर रहा हूँ। जैसे 2022 का उपचुनाव हो रहा था, सॉरी 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो तमाम टीवी चैनलों पे मैं था, आपके चैनल पे भी आता था। मुझे नजर आ रहा था कि साहब देखिए, इस समय दलित जो है वो भाजपा की तरफ जा रहा है। अब मैं उसको कहता था, लेकिन उस समय तक एक ऐसी इमेज बनी हुई थी, एक ऐसा भावकाल बना हुआ था, आ रहे हैं अखिलेश, तमाम दोस्त साहब आप तो भाजपा के फेवर में, भाजपा के फेवर में नहीं। एक जमाना हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो एक जमाना हुआ करता था कि साहब ये ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की पार्टी है, इससे ज्यादा नहीं। और उसमें उसमें आपने देखा कि ठाकुर भी उससे बहुत नहीं जुड़ पाता था। राजा भैया और अमर सिंह के चलते ठाकुरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको समाजवादी पार्टी में नजर आता था। तो कुल मिला के वो ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी बन के रह गई थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, जब से उन्होंने कमाल संभाली, और जिस तरह उन्होंने अपने आप को ओबीसी कह के सेल किया है, ओबीसी आयोग बनाया, उसको संवैधानिक मान्यता दी, तमाम चीजों को उन्होंने किया। एक टाइम था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पे मतलब निर्भर रहती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे आपको 6 साल से क्षत्रिय मुख्यमंत्री देके बैठी है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमने सब इनरोड्स बना लिए, हमने अपनी पकड़ बना ली। उसी तरह जैसे अगर वो एक चुनावी हकीकत थी, वो एक जिसे कहना चाहिए चुनावी मुश्किल थी भाजपा के सामने, उसी तरह आज समाजवादी पार्टी के सामने भी एक मुश्किल है। इसको बहुत गौर से समझे हमारी बात को नीरज जी। आप 14, 17, 19, 22 सारे उपचुनाव, आपके सारे गढ़, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, रामपुर, आखिर कोई तो वजह होगी। और इसकी जो मैं एक वजह देख रहा हूं कि वोटिंग परसेंट, जैसे अक्सर बात होती है इस समय की मायावती 12%, 13% वोट, मैं मायावती को 13% का खिलाड़ी नहीं मानता। मैं मान के चलता हूँ 13% वोट तो वो है जो मायावती को नॉन सीरियस मान के भी मायावती के साथ जुटा रहा। उस वोट का आप क्या कहेंगे जो मायावती को नॉन सीरियस मान के, मायावती को लड़ाई में ना मान के भाजपा भाग गया? उस वोट को आप क्या कहेंगे जो मायावती को लड़ाई में ना मान के सपा चला गया? उस वोट को आप क्या कहेंगे जो मायावती को लड़ाई में ना पाके घर से वोट देने नहीं निकला? तो मैं मान के चलता हूं कि वो 22, 23, 24% का एक अंतर है। 22, 23, 24% मतलब आपके उत्तर प्रदेश के आपके वोटर्स का नियरली चौथाई वर्ग, वो चौथाई वर्ग कैसे नहीं असर डाले? अब 2019 आप देखें कि हम जब 1993 से चुनाव देख रहे, जब पहली बार सपा बसपा एक बार लड़ी थी, 177 सीटें हासिल की थी। अब उसके बाद से उनको दोनों का अलगाव हो गया, अपने गेस्ट हाउस कांड हो गया, मायावती अलग हो गई, मुलायम सिंह अलग हो गए। उसके बाद तकरीबन 30 साल तक एक उत्तर प्रदेश में जिससे बात करिए, एक बात जरूर होती थी कि अब जिस दिन सपा और बसपा साथ आ जाएगी, उस दिन उत्तर प्रदेश में किसी का कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग बचेगी ही नहीं। और इस बात को, चूंकि आपके पास आंकड़े थे, आपके पास फिगर थी, आप कागज पे साबित कर देते थे कि साहब कोई सीट बचती ही नहीं। अगर सपा बसपा साथ आ जाएंगी तो 403 में से 400 सीट निकल जाएंगी। तो उसके बाद भी देखिए, जब आप 2019 का देखते हैं महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट,
तो एक दूसरी बात निकल के आती है कि साहब वो जो एक सोशल जस्टिस एक आंदोलन मंडल आयोग के साथ 89-90 से शुरू हुआ था, काशीराम मुलायम सिंह वगैरह से शुरू हुआ था, उसमें गंगा में पिछले 30-35 साल में बहुत पानी बह गया है। और जो सबसे बड़ी जमीनी हकीकत नजर आ रही है, अभी जायसवाल साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे साहब, आपको जमीन पे यादव, मुस्लिम और दलित मतदाताओं में तालमेल नहीं मिल रहा है। आप मंच पे तीनों लोग एक साथ खड़े हो जाए, तीनों के नेता एक साथ खड़े हो जाए, लेकिन जब आप जमीन पे जाते हैं तो आ रहे हैं अखिलेश, नारे से ज्यादा धमकी लगने लगती है। और देखिए आप कहते हैं एक भगदड़ सी मच जाती है। तो ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जिसकी काट अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को ढूंढनी पड़ेगी। दो दो चीजें उनको सामने आ रही। पहली बात, जो समाजवादी पार्टी किसी जमाने में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती थी, आज की तारीख में जो गैर यादव पिछड़ा है वो समाजवादी पार्टी से बड़ी मात्रा कर चुका है। आप नरेश उत्तम को लगातार प्रदेश अध्यक्ष बना के रखे हैं, वो आपका नहीं चला, फिर आपने बजाय प्रदेश अध्यक्ष बदलने के आपने नरेश उत्तम का नाम ही बदल दिया। आप उनको नरेश उत्तम की जगह नरेश उत्तम पटेल कहने लगे, तो भी बात नहीं बनी। आपने देखिए भाजपा ने स्वतंत्र देव सिंह का एक्सपेरिमेंट किया, तो भी बात नहीं बनी। इसके बाद आप 2022 में आपने देखा कि किस तरह कितना स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई, कुर्मी मतदाताओं की 47 कुर्मी विधायक जीते, जहां 2 उम्मीदवार जीते कांग्रेस, तो उसमें भी एक कुर्मी आपको नजर आता है। तो अब कोई पार्टी ओवरऑल अम्ब्रेला नहीं बन पा रही है पिछड़ों का। और ये जैसा कि आपको मंडल आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 54% पिछड़े माने जाते हैं, तो इस आधे से ज्यादा की जो ये आबादी है उसका एक सिंगल अम्ब्रेला कोई नहीं बन पा रहा है। अब सारी जद्दोजहद इसी में है। समाजवादी पार्टी को इसकी कार ढूंढनी है कि हम गैर यादव पिछड़ों को कैसे ढूंढें, कैसे अपने आप से जोड़ें, और किस तरह दलितों के मन में जो हमारी पार्टी को लेकर एक अविश्वास की भावना है उसको हम कैसे हटाएं। और मीनवाइल तो मुझे लगता है उनके सामने एक और चुनौती पैदा हो गई है कि लगातार 14 से इतने ढेर सारे चुनाव हारने के बाद वो डेफिनेटली, आपने निकाय चुनाव में पहले भी कह रहा था, निकाय चुनाव में खुल के ये बात सामने आई कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुसलमानों का विश्वास खोती जा रही है। और इस बात को मैं जैसे कि फिर मैं कह रहा हूँ, दावा बिना दलील के नहीं होता। दलीलें सामने है, सबूत सामने है, लेकिन फिर वो आप कभी मैं देखा मुझे कमेंट्स आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, मुझे ट्रोल करने लगते हैं लोग। सब आपने तो समाजवादी पार्टी की सुपारी ले रखी है। मुझे क्या यार कभी कभी मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी को इसमें कहीं ना कहीं ये कुछ जमीनी हकीकतें हैं जिसका एक तोड़ अखिलेश यादव को निकालना पड़ेगा। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल पते की बात है कि जब तक वो गैर यादव पिछड़े अखिलेश यादव के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक शायद नहीं, क्योंकि 2022 में मुस्लिम वोट तो उन्हें भरपूर मिला ही। हमारे एक दर्शक हैं चमन यादव, वो बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि 2019 के उपचुनाव की बात भी बताइए। सवाल नहीं कर रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि 2019 के उपचुनाव की बात भी बताइए, जहां बिना सपा के सिंबल के सुधाकर सिंह 1700 वोट से ही हारे थे। चमन यादव जी, मुझे लगता है आपने थोड़ी देर से हमारा इस प्रोग्राम के साथ जुड़े आप। हमने ये बात बड़ी तफसील से की थी कि 2019 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे लेकिन किसी वजह से अपना सिंबल का पर्चा नहीं भर पाए थे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो दर्ज हैं इलेक्शन कमीशन के डाटा में, और तब वो बीजेपी के विजय राजभर से महज 1773 वोट से चुनाव हारे थे, बिना साइकिल का सिंबल होते हुए भी। तो चमन यादव ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं इस चुनाव में भी। कुमार अभिषेक, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के अगर माइनस गिने हम इस चुनाव में, तो माइनस सीधा सीधा है कि उनके पिछले प्रत्याशी दारा सिंह चौहान अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके एक मजबूत साथी रहे पूर्वांचल के ओम प्रकाश राजभर, अब वो भी बीजेपी के साथी हैं। लेकिन अगर हम अखिलेश यादव के प्लस गिने तो सुधाकर सिंह, जिनके हक में वहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का एक नारा चल रहा है, दारा सिंह चौहान को लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं। दारा सिंह चौहान बार बार पार्टी बदलने के कारण उनकी छवि शायद पर सवालिया निशान है। तो आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला तो अपनी जगह है ही, लेकिन उनके कैंडिडेट सुधाकर सिंह के लिए कितनी संभावनाएं बनती हैं? क्या वो खेल से आउट है, वो मजबूती से डटे हुए हैं, या जीत की संभावनाएं हैं? नहीं, बिल्कुल वो इस गेम में बहुत मजबूती से होंगे और चुनाव में बहुत मजबूती से डटे हैं।
माइनस माइनस में तो आपने कुछ बातें बताई, लेकिन उनके प्लस प्लस में ये भी है कि वो पुराने खांटी समाजवादी नेता है, मुलायम सिंह यादव के जमाने से हैं, इसलिए उनकी जाति कोई भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर वो बाहरी आदमी नहीं है। उनके साथ जो जातियों का समीकरण है उसे जुड़ने में कहीं कोई कष्ट कठिनाई नहीं होगा। यादव है, मुसलमान है, ठाकुर है, ये एक ऐसा उनके कैंडिडेचर से एक ऐसा वोटिंग का ये जो ग्रुप बन रहा है जो कि बड़ी आसानी से बड़ी स्मूथ वोटिंग उनके लिए करेगा। लेकिन क्या उनके जो वोटर हैं वो उन्हें जीत दिलाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि अगर ये 2022 का चुनाव होता तो सिचुएशन कुछ और होता। ये उपचुनाव है और उपचुनाव में कुछ चीजें अगर माइनस दारा सिंह चौहान की हैं तो कुछ चीजें प्लस भी होंगी। अब बेशक वो बाहरी हैं, बेशक वो पार्टी बदल करके दोबारा से आए हैं, लेकिन भाई जातियों का वोट तो होता है उस इलाके में। अगर आप देखें, चाहे राजभर हो चाहे चौहान हो, इनकी जातियां हैं, मतलब एक्सट्रीमली ओबीसी जिसे कहा जाता है, वो बहुत बड़ा तबका होता है। उससे जुड़ते हैं फिर दलित अगर अपने दलितों में भी अगर जो मायावती का कोर वोटर है अगर मायावती के साथ नहीं जुड़ता है तो फिर वो किसके साथ जुड़ना चाहेगा, वो भी बड़ा साफ साफ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि सुधाकर सिंह एक मजबूत उम्मीदवार है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। मैं उनसे 2-3 दिन पहले जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो जब मैंने उनको बताया कि खुद लड़ेंगे दारा सिंह चौहान, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान सी आई। बोले आए लड़ें, हम लोग तो यही चाहते हैं कि वही लड़े, कोई और ना लड़े, बीजेपी किसी और को ना लड़ा दे, हमारी तो कोशिश है कि वो आए लड़े। तो इनका कहने का मतलब ये है कि सुधाकर सिंह और समाजवादी पार्टी को ये सूट कर रहा है कि जो आदमी रण छोड़कर गया है वो दोबारा आए, जनता को मुंह दिखाए, और तब इनके लिए कैंपेनिंग बड़ी आसान होगी। और जैसा कि आपने कही 2 बातें कि भाई एक तो बाहरी भीतरी का चल रहा है, एक पार्टी बदलने दल बदलू का एक मामला चल रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो जनता सीधे इससे कनेक्ट होती है। लेकिन इन सब के बावजूद जो जातीय समीकरण है, इसके अलावा जो कहा जाता है हमेशा से कि जो चुनाव होते हैं वो उसमें जिसकी सरकार होती है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना होगा। मुझे लगता है कि ये दोनों में से किसी के लिए चुनाव आसान नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल केक वॉक है और सिर्फ उसने जातिगत समीकरण बिठा लिए तो हो गया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को दे दिया तो वो 1700 वोट से हारे थे, तो इस बार 1700 से ज्यादा वोट 17,000 से जीत जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं है, बड़ी कांटे की लड़ाई होगी और मुझे लगता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। और जैसा कि अनुपम जी ने ये बताया भी था कि भाई इसमें बहुत सारा वाटर टेस्टिंग फॉर्मूला भी है, बहुत सारे लोगों को की जमीन की भी पहचान होगी। तो मुझे लगता है कि लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं। बिल्कुल, वाकई बेहद दिलचस्प। शायद किसी उपचुनाव में, विधानसभा के किसी उपचुनाव में इतने सारे सवाल और इतने सारे दांव पेच हमें आम तौर पर देखने को नहीं मिलते। अखिलेश यादव हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अखिलेश यादव के उम्मीदवार सुधाकर सिंह हो, चाहे मायावती हो जो अभी तक जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, हर किसी के स्टेक्स यहाँ दांव पर हैं इस घोसी उपचुनाव में। और लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर बदली हुई परिस्थितियों में इस चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहने वाले हैं। आने वाले दिनों की राजनीति का रुख बहुत कुछ तय करने वाले हैं। 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव की वोटिंग होगी और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे, यानी तकरीबन अगले 3 हफ्ते इसी चुनाव पर केंद्रित रहने वाली है उत्तर प्रदेश की राजनीति। घोसी चुनाव से जुड़ी हर सियासी गतिविधि को यूपी तक यूं ही बारीकी से कवर करता रहेगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। दोस्तों, हमने YouTube पर आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि घोसी उपचुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बीएसपी। तो हमारा ये कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों का ये मानना है, 62% दर्शक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतेगी, सिर्फ 14% कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और 23% कह रहे हैं कि बीएसपी जीतेगी। यानी हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर देखने वाले दर्शकों की नज़र में समाजवादी पार्टी नंबर 1, बीएसपी नंबर 2 और बीजेपी नंबर 3 पर है।
लेकिन अभी 2-3 हफ्ते बाकी हैं। ये प्रचार के अगले ये 3 हफ्ते तय करेंगे कि आखिर घोसी उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर गतिविधि पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अनुपम मिश्रा जी, श्री राम जायसवाल जी, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।